नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि पिछले साल शुरू होने वाला सियासी बहरान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और ये सियासी बहरान से फिर मज़ीद बहरान भी जन्म लिए, जिसमें माशी बहरान भी शामिल हुआ, इंतज़ामी बहरान भी शामिल हुआ, आइनी बहरान भी शामिल हुआ और अब लग रहा है कि एक अदालती बहरान भी इसी का शाखसाना है। इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि जो अहम केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है, उसके बाद से मुसलसल अदलिया के हवाले से एक कैंपेन नज़र आती है दोनों तरफ से। एक हमायत में भी कैंपेन नज़र आती है, एक मुखालिफत में भी नज़र आती है। चीफ जस्टिस साहबान से इस्तीफ़े की भी बातें हो रही हैं और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जनाब उनके अपने जजेस को उनके ऊपर एतमाद नहीं है। कुछ हालिया कानून साजी भी हुई है पिछले 2-3 दिनों में, उसका क्या आखिरकार मुस्तकबिल होगा, उसके हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है और इस केस को किस समत जाता देखा जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा आज प्रेस टॉक में ये भी बात कर रहे थे कि वो ये फ़ैसला शायद कबूल नहीं करेंगे। तो क्या वो ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर फ़ैसला इलेक्शन करवाने के हवाले से आया तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो इसकी क्या सूरत हाल बनेगी, ये भी बड़ा अहम सवाल है। निगरान हुकूमतों से मुतालिक भी अहम सवाल है। और इमरान खान साहब एक और तहरीक चलाने का इंदिया दे रहे हैं। क्या इस तहरीक में वाकई वकला उनके साथ शामिल हो जाएंगे? ये वो सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिर शाकिर साहब भी, जो कि सीनियर तजज़ियाकार हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे। साबिर शाकिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बात का आगाज़ करते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये अदालती बहरान एक जेन्युइन बहरान है या पैदा करदा बहरान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मुझे तो ज़ाती तौर पर ये लगता है कि ये सियासी तकसीम जो है, जो पूरी सोसाइटी में सरायत कर चुकी है, वो इस वक्त अदलिया में भी है। हमारी मुल्क की आला तरीन अदलिया जो है वो तकसीम हो चुकी है। इस बात कहने में कोई मुझे आड़ नहीं है कि इस वक्त जज साहबान जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की उनकी सोच है, जो होती भी आम तौर पे, लेकिन इतनी इस कदर जो है ना तकसीम कभी वहाँ पे नज़र नहीं आई, ना ही माजी में इस तरह की बातें हुई हैं। और इस तकसीम ने अब हर जगह पे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि सियासी बहरान जो है वो इतना बढ़ गया है कि उसको अगर मैं ये कहूँ कि अदालती बहरान की उसने शक्ल ले ली है तो ये भी शायद गलत ना होगा। देखिए, आज हर बंदा ये बात कर रहा है कि जनाब सीनियर मोस्ट जज साहब हैं जो एक, उनको आपने केसेस नहीं दिए और एक मखसूस जज को अगर आप 70-75 केसेस दे देते हैं तो उसकी क्या वजह है? मखसूस लोगों को आप अपने साथ बेंच में रखते हैं, सीनियर लोगों को आप क्यों अपने साथ नहीं रखते, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनका कहना कुछ और है। वो इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब ये अदलिया पे एक दफ़ा फिर 97 वाली सूरत हाल हो गई है और वो उसी तरह से जिस तरह से नून लीग ने हमला किया था, अब भी वो एक और अंदाज से अदलिया पे हमलावर है और ये वो सारी चीज़ें। इमरान साहब, ये फुल कोर्ट का मुतालबा बहुत ज़ोर पकड़ रहा है। आप भी नवाज शरीफ साहब को भी हम सुन रहे थे, वो भी ये बात कर रहे थे, हुकूमत भी ये बात, उनके वकला भी ये बात कर रहे थे इस ज़ेर समात केस में। फुल कोर्ट से आपके ख्याल से ये मसला हल हो जाएगा, चाहे उसका फैसला कुछ भी हो? देखिए, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी ये मुतालबा किया है फुल कोर्ट का, और मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट बनाने में क्या वजह है, क्या अमर माने है कि वो नहीं बन सकता। बिल्कुल बनना चाहिए और वो अगर बन जाए तो कम से कम अगर मसला हल नहीं होगा तो लोगों को पता तो चलेगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब या उनकी जमातें अपोजिशन की मुतालबा तो बड़ा करती थी, लेकिन अब फुल कोर्ट ने दे दिया तो क्यों नहीं मान रहे? फिर वो खुद भी फंस जाएंगे, उनको ये मानना पड़ेगा। और माजी में फुल कोर्ट बनते रहे हैं, या तो ये होना कि ये पाकिस्तान में अनोखी बात होती है, ये पहली दफा। 3 रुकनी बेंच तो नहीं था, बेसिकली तो उन्होंने 5 रुकनी बेंच बनाया था, और जबकि खुद जब लिया था तब तो 9 रुकनी बेंच। हाँ, ये 9 रुकनी। खुद भी जज साहब अगर खुद ही उठ के चले जाएं, अलग होते चले जाएं बेंच से, तो फिर भी इसमें फिर वो एक जो कहते हैं कि ज्यादा लोगों की राय शामिल कैसे होगी? अगर जज साहब खुद ही नहीं बैठे सुने, अगर इत्तेफाक नहीं करते तो फैसले में लिख दें। समीना, हाउस इन ऑर्डर करना किसका फ़र्ज़ होता है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो कस्टोडियन भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान की आला तरीन नजरिया के। ये उन्होंने अपने हाउस को जो है ठीक करना है। अब अगर जज साहबान चले जाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं है, जाते हैं तमाम बैचिंग से अगर जाते हैं तो नए जज साहबान आ जाते हैं। इसमें ये क्या ऐसी बात है कि जी फुल कोर्ट बने?
चलें, मैं बाकी लोगों की भी राय लेती हूँ। साबिर शाकिर साहब, आपके ख्याल से ये जो अदलिया वाला बहरान अब हालिया हम देख रहे हैं, इससे पहले इस बात पर इतनी ज़्यादा उस तरह से बात नहीं हो रही थी कि बेंच ये क्यों बन रहे हैं। इसी बेंच ने पिछले साल फैसला दिया था कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ, ये हुकूमत मारिज़ वजूद में भी उसी सुओ मोटो के तहत आई। आज वही सुओ मोटो बुरा भी लग रहा है, आज वही बेंच पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई? और आपको लगता है कि वाकई एतमाद की ज़रूरत है तो फिर इसमें फुल कोर्ट बन जाएगा तो ये मसला हल हो जाएगा? असल प्रॉब्लम यह है कि अगर तो हम इदारों को, तमाम इदारों को अपना अपना काम करने दें और वो खुद इंडिपेंडेंटली काम करें, उनके इदारों में किसी भी इदारे में मुदाखलत ना करे एक इदारा दूसरे इदारे की काम में, तो फिर ये बहरान होगा ही। ना आइनी बहरान होता, ना मुआशी बहरान होता, ना ये जुडिशल क्राइसिस जो याकूब साहब कह रहे हैं वो उस तरफ जाते। असल प्रॉब्लम यह है कि जब पिछले साल सुओ मोटो लिया गया, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, यही चीफ जस्टिस थे, यही जस्टिस एजाज उल हसन साहब थे, यही उनके साथ दीगर साथी जजेस थे जिन्होंने सुओ मोटो लिया। और उस सुओ मोटो के नतीजे में चूंकि ये 14 जमाती इत्तेहाद उनको इक़्तिदार मिल रहा था, इसलिए वो बहुत अच्छा था। सुओ मोटो भी अच्छा था, सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी थी, अदलिया भी, ऑनरेबल जजेस भी, कोई तकसीम भी नहीं थी, किसी ने फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं किया, कुछ नहीं किया, बल्कि सब उसी उनके साथ साथ बल्कि कहा कि जहाँ अदलिया को मजबूत करें, तो अदलिया मजबूत हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अब चूंकि इक़्तिदार खिसकता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इलेक्शन होना क्या है, इलेक्शन होने हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम इस वक्त प्रोग्राम में बैठे हैं, तीनों को पता है कि 90 दिन से पहले इलेक्शन करवाने हैं। ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, इलेक्शन करवाते हैं तो ये बताते हैं खुद के पॉलिटिकल कैपिटल, सियासी सरमाया इनका वो हो गया है, टके टोकरी जिसको कहते हैं, वो फारिग हो गया है, वो वापसी का कोई इम्कान नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज सबसे ज्यादा बड़ी लूजर है पिछले 1 साल में। पीपल्स पार्टी अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचा के रखे हुए है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और PMLN फारिग हो चुके हैं, और यही इसीलिए मज़ामत हो रही है कि 1997 का स्क्रिप्ट है। उस वक्त भी चूंकि उस वक्त एक कमजोर चीफ जस्टिस थे बेचारे सज्जाद अली शाह साहब मरहूम, उनके खिलाफ प्लानिंग इसी तरह की गई थी, बिल्कुल A to Z, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। एक बेंच कोयटा में रफीक तारड़ साहब गए और वहां पे एक बेंच ने ऑर्डर किया, और उस बेंच के बाद आके डिसफंक्शनल करने की कोशिश की, फिर कोर्ट रूम नंबर 1 पे हमला किया। ये सारी तस्वीर रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब वो काम नहीं हो रहा, अब हमला मुमकिन नहीं है और हमला पॉसिबल नहीं है। अब क्या किया जा रहा है? अब बारीक वारदातें की जा रही हैं, और बारीक वारदातों के जरिए मैनूवरिंग की जा रही है, इंजीनियरिंग की जा रही है। वो मैनूवरिंग और इंजीनियरिंग अभी तो फिलहाल तो हम इस वक्त मरीम साहिबा, ये सब के सब लोग ये पिछले दौर की बात कर रहे हैं कि 6 साल पहले ये हुआ था, 4 साल पहले ये हुआ, 5 साल पहले ये हुआ, ये उसकी ऑडियो आ गई, ये वीडियो आ गई। मैं कहता हूँ कि वो मेरा ख्याल है कि और कोई साल 1.5 साल ज्यादा नहीं गुजरेगा, और अगर ये प्रेशर इसी तरह रहा तो हो सकता है इस दौर की भी सारी की सारी रिकॉर्डिंग मंजर आम पे आ जाए। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? तो मामला सिंपल सा मामला है कि सूबाई असम्बलियाँ टूटी हैं, इंतखाबात करवाने हैं और इंतखाबात होने हैं। आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें अगर इसको कंटिन्यू करना है तो फिर इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। उस इलेक्शन से फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। सुओ मोटो उस वक्त क्यों नहीं सुओ मोटो इख्तियार का कदगन लगाई और ये तरमीमी बिल आया जब इनको इख्तियार मिल रहा था। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा भी है कि जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे वो आज इख्तियार में है, और आज वो इख्तियार में आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। तकरीरें हो रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं कि ये फैसला आया तो हम ये कबूल नहीं करेंगे। मामला ये है कि 9 रुकनी बेंच, उसके बाद वो केस 9 से इतराज कहाँ से शुरू हुआ? 9 रुकनी बेंच था, फैसला कर रहा था, लेकिन उसी दिन ये ऑडियो लीक्स लेके आए, और उसी दिन ऑडियो लीक्स लाने के बाद पहले एक जज पे एतराज, फिर दूसरे पे एतराज, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर आपस में इनकी डिवीजन हुई। तो ये सारे का सारा सिलसिला बिल्कुल दुरुस्त है कि इन हाउस ऑर्डर करना ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जिम्मेदारी अब तो वो कर रहे हैं। ये जो दरमियान में बफर पीरियड आया 3 दिन का, ये काफी मेरा ख्याल इम्पोर्टेंट है। जी, और उन्होंने इसका इंदिया भी दिया है कि वो अहम मुलाकातें भी करेंगे।
और बड़ी आज की समाअत भी बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसमें उन्होंने बार बार इस बात पे जोर भी दिया है कि सियासी जमातें आपस में ये मसला हल कर ले। और यह सब लोग यहाँ पर तज्ज़ियाकार भी ये बात करते हैं कि ये मामलात अदालत में जाने ही नहीं चाहिए, खुद ही हल करने चाहिए। और फिर जब जाते हैं तो फिर यही सियासतदान बैठकर उसी अदलिया को कॉन्ट्रोवर्शियल भी करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, आपका इस सारे क्राइसिस में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फुल कोर्ट अगर इतना ही क्लियर मामला है, जैसे साबिर साहब ने भी अभी कहा कि हम सबको पता है 90 दिन में इंतखाब होना है, तो अगर सारे जज बैठ के यही बात कह देते हैं और वो उनके लिए काबिल कबूल भी होती है, तो फिर उसमें आखिर क्यों रुकावट डाली जाए या क्यों ना उस बात की तसल्ली उन्हें करा दी जाए? इस तरह ना चीफ जस्टिस पे कोई उंगली उठे और ना इदारे पे कोई उंगली उठे और लोग भी जो भी फैसला आए उसको सब तस्लीम भी कर लें। जमीना, ये उंगली कहाँ पे उठी है, किसने उठाई है? आप भी ये जो नवाज शरीफ ने बात की है, ये अटॉर्नी जनरल ने तो अंदर बात नहीं की है। मुस्लिम लीग नवाज के वकील ने खड़े होकर तो ये बात नहीं की है कि हमें ये बेंच काबिल कबूल नहीं है और या ये जजेस जो हैं हमें इन पे अदम एतमाद है। तो अगर ये बात अदालत के अंदर नहीं हुई है और इनके वकला ने नहीं की है, तो ये तो फिर अदालत के बाहर सियासत खेल रहे हैं। अंदर अदालत के अंदर तो इनका मौक़िफ़ ये नहीं है। कभी ये आपको रिपोर्ट हुआ है आज किसी जगह पे कि अटॉर्नी जनरल ने बेंच पे अदम एतमाद का इजहार किया? मैं वहाँ पे खुद मौजूद था। उन्होंने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल ने को जब जज साहबान ने पूछा कि आप फुल कोर्ट तो किया है ना, क्यों बनाना चाह रहे हैं, उसका मकसद बताएं, क्योंकि अगर हम फुल कोर्ट बनाएं तो हमारे आम लिटिगेंट्स के केसेस जो हैं वो सफ़र होते हैं। पिछले हफ्ते 3 बेंचेस थे रजिस्ट्री पे, इस हफ्ते एक लाहौर में बेंच है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मामलात उसको देख के बनाना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात ये मीडिया पे तो ज़रूर है या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की होगी, अदालत के अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई। और फॉरम शॉपिंग जो है, यानी अपनी मर्जी का बेंच बनवाना, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून और आइन के मुताबिक प्रेरोगेटिव ये चीफ जस्टिस का होता है कि वो बेंच बनाए। जब 9 मेंबर बेंच बनाया था तो 9 मेंबर बेंच में जो जज के ऊपर जो एतराज़ है वो साथी जजों ने किया था। जो एक जज थे उनके ऊपर साथी जजों ने बात की, नीचे से तो कोई बात नहीं आई उस वक़्त भी। बात यह है कि आप 9 की बजाय 15 बना दें। अब टोटल 15 जज हैं, 15 जजेस में से 2 जजेस ने तो ये फैसला कर दिया, पता नहीं वो केस था 20 नंबरों का, हाफिज़ के कुरान को मेडिकल में दाखिले के 20 नंबर मिलने ही चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, उसका तो मुझे पता नहीं क्या बना। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आइन में दिए गए आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात हैं उसके ऊपर चीफ जस्टिस अमल नहीं कर सकते। तो अगले हफ्ते बेंचों की रोस्टर की तश्कील कौन देगा? अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट काम कैसे करेगा? हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं वो काम कैसे करेंगे? आम लिटिगेंट्स के केसेस कैसे होंगे? प्लेनरी जुरिस्डिक्शन आप ख़त्म कर रहे हैं, ये बगैर सोचे समझे कि वो उसका असर क्या होगा, और आइन का एक आर्टिकल जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। तो उसके बाद 4-5 जजेस रिक्यूज कर चुके हैं खुद को। या अफरीदी साहब का नोट आया है और वैसे भी 184(3) के वो मुकदमे नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, फुल कोर्ट में फिर वो 9 जजेस हैं वो फिर उठेंगे, तो आपका और हमारा जो आइन जो मसला है इलेक्शन का कि 90 दिन में होने या नहीं होने, वो तो वही का वही है। जजेस को जो ये जजेस बाकी जजेस हैं, हाउस एंड ऑर्डर करना सिर्फ सीजेपी का काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हर जज का काम है कि वो अपना हाउस भी ऑर्डर रखे। हर जज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट है। उसके लिए अगर आप इस तरह से जजेस को प्रेस में बात करेंगे, तो इसीलिए चीफ जस्टिस साहब ने आज जो वहाँ पे बातें की बहुत सारी, उसका जवाब नहीं था अटॉर्नी जनरल साहब के पास। और उनसे पूछा कि आप पैसे देंगे, कोई जवाब नहीं। आप सिक्योरिटी देंगे, कोई जवाब नहीं। आप इलेक्शन 90 दिनों में कराना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं। ये बातें वहां पे बिल्कुल, वो उसको अंग्रेजी में वर्ड है बैम्बूजुल्ड, यानी जैसे यॉर्कर पड़ता है, वसीम अकरम मारते थे या वकार यूनुस, तो वो गिर पड़ता था बैट्समैन। तो ऐसा मामला हुआ था आज वहाँ पे। लेकिन चौधरी साहब, आज तो ऐसे भी लगा समाअत में, सियासत हो रही है, आज ऐसे भी लगा समाअत में कि चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत सारे दीगर मामलात को टच किया जो कि वो नॉर्मली नहीं करते। अपना जो फोकस होता है वो क्वेश्चंस के ऊपर ही होता है, लेकिन आज वो जज्बाती भी हुए। ये भी रिपोर्ट हुआ है कि वो काफी उनकी आवाज भर आई। जी समीना, उसकी वजह ये है ना जी, उसकी वजह ये है कि
वो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान है, वो इकबाल हमीदुर रहमान साहब का जिक्र कर रहे थे। इकबाल हमीदुर रहमान साहब जस्टिस हमीदुर रहमान साहब के बेटे हैं। जस्टिस हमीदुर रहमान कमीशन आपने बात ने सुनी होगी 1971 की जो बात थी, वो एक बहुत ही ऑनरेबल शख्सियत थे। तो उन्होंने कहा जब उनको शोकाज हुआ तो इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने कहा कि मैं अपने बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो उस पे वो थोड़े से उनकी जज्बाती हुए। और इकबाल हमीदुर रहमान, मैं आपको बात ये भी बता दूं, इकबाल हमीदुर रहमान साहब वो वाहिद जज थे जिनको 3 नवंबर 2007 के बाद बहुत सारे हीरो बनते हैं जजेस के, हमने हलफ नहीं लिया, उनको हलफ ऑफर नहीं हुआ। इकबाल हमीदुर रहमान साहब को 3 दफा हलफ की ऑफर हुई, तीनों दफा डिक्लाइन किया उन्होंने। वो एक वाहिद जज था जिसने इतना ऑनरेबल कॉन्डक्ट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, यहां पे कोई बात हुई तो रिजाइन कर दिया। वो इसके कैरेक्टर के हामिल। लेकिन ऐसा लगा कि चीफ साहब खुद भी थोड़े से ना ऐसा भी लगा कि वो यानी चीफ जस्टिस साहब भी हर्ट थे जो एक ओवरऑल एक सिनेरियो जो चल रहा है। लेकिन इमरान साहब, जो आज अदालत का मुझे मूड नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस साहब खुद भी ये नहीं चाहते हैं कि वो कोई सख्त फैसला देकर बहुत ज़्यादा कोई मजीद पोलराइजेशन को, मजीद एक सियासी डिवीजन और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हीट दे दें। वो बार बार ये मौका पहले भी दे रहे थे, अभी भी उन्होंने ये बात की कि सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं, मुज़ाकरात कर लें, बातचीत करके मामला तय कर लें। वो उसके लिए वक्फा देने के लिए भी तैयार है। अब इमरान खान साहब की तरफ से ये अंडरटेकिंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि हम माहौल बेहतर रखेंगे और हम बात के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से मुसलसल ये बात हो रही है कि जी हम इनको माइनस कर देंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे। तो ये क्यों नहीं ऐसी कोई यकीन दहानी करा के बातचीत कर लेते? समीना, पहली बात तो ये है कि ये ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है ना बात है। साबिर शाकिर साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। ये अभी जो कह रहे थे कि इनके हाथ से खिसकते नज़र आते इसलिए इलेक्शन नहीं होते, साबिर शाकिर साहब नज़र नहीं आती, खिसक चुकी है इलेक्शन। उन्हें ये पता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इनको वो बुरी मार पड़ेगी कि जो शायद इनके अपने भी वहम गुमान में भी ना हो, इसलिए। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, आपके सवाल पे वापस आता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब का मनसब, उनका ओहदा उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो जज्बाती हों। वो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो सियासी जमातों को ये कहते फिरे कि आ जाओ आपस में ठीक हो जाओ। हाँ जी, नहीं भाई, उनका काम है आंखें बंद करके इंसाफ करना। ये किसने उनको इजाज़त दी है? मैं बड़ी माफ़ी के साथ मुझ पर वो तो इन्हें अदालत न लग जाए, लेकिन असल बात यह है कि उनका मनसब और जो है वो इस बात का मुतकाज़ी है कि वो जो मेरिट पे समझे वो फैसला करें और उस फैसले के भी जो भी असरात निकले। अगर ये सोच के फैसले होने शुरू हो जाएंगे ना कि इसका नतीजा क्या होगा, तो फिर कहीं भी आपको इंसाफ नजर भी नहीं आएगा ना होगा। आपको लग रहा है हुकूमत ये फैसला मान लेगी अगर यही 3 रुकनी बेंच ये फैसला देता है इन एनी केस कि आपको ये इंतखाब कराने हैं और फलां लोग अगर ये नहीं इसमें ताउन कर रहे तो फिर उसके ऊपर उसके अलावा क्या? अच्छा समीना, इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि जो फैसला हो जाता है ना वो 3 रुकनी हो या 1 रुकनी हो, जब जज साहब ने फैसला देना है, मुअज़्ज़ज़ जज ने, किसी ने भी, कि हुकूमत को मानना ही पड़ेगा। अलबत्ता अब सुन पहले दिया है ना, कौन सा मान लिया? सुन लेना, अलबत्ता वो उस पर टीवी पे आके न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जुलूस निकाल के जो मर्जी कहते हैं, लेकिन मामला ये है कि यहाँ उस तरह से है नहीं। यहाँ फिर मैं वो बात करूँगा कि पोलराइजेशन इतनी शदीद हो चुकी है और एक दूसरे को मुतनाज़े बनाने के पे इतना जोर है ना कि हर शख्स, हर पार्टी इस पर ये नहीं कि सिर्फ अपोजिशन की जमातें कर रही हैं, PTI वाले भी इसमें किसी तरह से काम नहीं कर रहे, वो भी हर मामले में उसी तरह से हैं कि अपने मुखालिफ को ना बस मुल्क दुश्मन ही साबित कर दो, अपने मुखालिफ को तो बस आप जीने का वो हक भी ना दो। मामला देखें, नहीं मैं उसके पीछे सारी बातें हैं ना। देखें, मुल्क दुश्मनी जो है या वो इलेक्शन कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहती, मैं नहीं चाहता, साबिर शाकिर साहब नहीं चाहते। हाँ, हुकूमत इसलिए नहीं चाहती कि हुकूमत को अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आती है। अब इस पे अगर चीफ जस्टिस साहब फैसल चौधरी साहब माहिर कानून भी हैं, अगर बुला लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और सेक्रेटरी जो उन्होंने कहा भी है कि वो बुलाएंगे सेक्रेटरी कानून को भी, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी, तो मैं नहीं समझता कि हुकूमती मशीनरी की ये जुर्रत हो कि चीफ जस्टिस के अहकामात में इनकार कर सके। साबिर शाकिर साहब ने इस बड़ी अदालती रिपोर्टिंग भी किया और उन्होंने देखा है कि बहुत सारे फैसले आते हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कैसे होता है। लेकिन साबिर शाकिर साहब,
ये जो फैसला 5 रुकनी बेंच का आया था और जिसके नतीजे में 30 अप्रैल की डेट भी आई थी, जब वो उसको उन्होंने उड़ा दिया और कहा कि जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोई नहीं हो रहे 8 अक्टूबर को कराएंगे इलेक्शन, तो फिर क्या इस बात की हमें गारंटी है कि ये अगर 3 रुकनी बेंच दे भी देगा तो ये उस पर अमल दरामद कर लेंगे? ये टाइम गेन ही कर रहे हैं ना, बेसिकली चैलेंज कर रहे हैं। ये आखिरी एफर्ट है इनकी, और पूरे डिजाइन में जो डिजाइन मास्टर डिजाइन था, उस मास्टर डिजाइन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदलिया, अवाम कहीं भी नहीं थे। ना उसमें आप थे, ना इमरान याकूब साहब थे, ना मैं था, क्योंकि उनका ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ जो सोचा गया है वो उसी तरीके से अमल पजीर हो जाएगा। वो नहीं हुआ। अब ये तो इनको अंदाजा हो गया है कि ये जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं फैसले को नहीं मानूंगा या PMLN, तो फिर नवाज शरीफ साहब को तो फौरन वापस आ जाना चाहिए। गवर्नमेंट उनकी है, उनके भाई वजीर आजम है, निगरान हुकूमत उनकी है, सब कुछ उन्हीं का है। तो अदालती फैसले को अगर नहीं मानते तो वो आ जाएं और आके बिल्कुल आके चैलेंज करें कि मैं अपने फैसले को भी नहीं मानता और आने वाले फैसले को भी नहीं मानता। ये सिर्फ है पॉलिटिकल नैरेटिव है। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए ये मैसेजिंग की जा रही है। दरअसल ये फिर मैं कहूँगा, साबिर शाकिर साहब, आपकी खबर क्या है? क्या चीफ जस्टिस पर दबाव है कि वो मुस्ताफी हों? कल मैं देख रही थी 2-3 बड़े हमारे जय्यद सहाफ़ी बाकायदा ये खबर दे रहे थे कि आज यानी चीफ जस्टिस साहब आज रिजाइन कर देंगे। ये अलग बात है कि समाज में तो कहानी कुछ और ही हुई, लेकिन ये खबरें इस्तीफे की बड़ी चल रही थी। देखिए, मैं फिर पूरी बात बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और ऑनरेबल जजेस को अप्रोच किया गया, उनसे मुलाकात भी किसी ने की होगी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मिले, उन्होंने चाय पिलाई, गपशप लगाई और बड़े हम्बल वे में वज़ादार तरीके से रुखसत किया, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा और उनको अप्रोच किया जा रहा है, वो नहीं मैनेज हो रहे और जुडिशरी मैनेज नहीं हो रही। ये फिर अगेन बात है कि आखिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों ख्याल आ रहा है। और ये जो बेंच का फैसला था जिसकी बुनियाद पे जस्टिस अमीनुद्दीन जो है अलग हुए, ये तो 15 मार्च का था और 15 मार्च के बाद ये परसों अचानक मंजर आम पे आया और वो भी मीडिया को दिया गया, मीडिया लाइक माइंडेड को दिया गया और वो सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पे। जब आप सोशल मीडिया पे इस तरह की कोशिश करेंगे मामलात को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए, तो मुमकिन नहीं है। दूसरा इस वक्त असूली बात है, चीफ जस्टिस, पहली बात तो आपने जो पूछा, बिल्कुल मैं आपको कंफर्म चैलेंज करता हूँ कि इन्होंने अप्रोच किया, इन्होंने मैनूवरिंग करने की कोशिश की, मैनेज करने की कोशिश की, नहीं हुए। फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे वो बातें लेके आए, फिर उन्होंने कहा कि जी भाई एक ही तरीका है, या तो आप फुल कोर्ट बना दें या फिर आप रिजाइन कर दें। वो रिजाइन क्यों करेंगे? और उसके बाद अगला हुआ कि चले ठीक है जी, अगर आप रिजाइन नहीं करते तो फिर हम आपके खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। ये प्रॉक्सीज के जरिए उनको मैसेजिंग और सोशल मीडिया, ठीक है ना, रेफरेंस भेजेंगे, रेफरेंस भेज के हम चीफ जस्टिस बना देंगे। असल बुनियादी चीज ये है कि ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को आप रेगुलेट नहीं कर सकते, हमारी मामला में मुदाखलत नहीं। लेकिन इधर नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, सजा याफ्ता हैं, वो बाहर बैठ के सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात खुद इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वुज़रा जो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चलेगी, हमारी मर्जी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच तश्कील नहीं देंगे, ये हम देंगे। तो ये असल यहाँ पे ये इस बुनियाद को लेके आगे बढ़ना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, एक वाहिद आईनी इदारा है, सेफ्टी वॉल्व है, वहां से रास्ते निकलते हैं। सिस्टम को बचाना है तो वहीं से रास्ते निकलते हैं, जैसे पिछले साल निकला। अब आप उस इदारे को उस इदारे को कंट्रोल, लगाम डालने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिकल नैरेटिव के जरिए डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप पार्लियामेंट हाउस में गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, ऊपर धमकियां दी जा रही हैं ऑनरेबल जजेस को, उसके बाद आप टॉक शो पे करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये काम कर रहे हैं। और आगे से आप ये भी कहते हैं कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस को बोले भी ना, क्या स्पीकर जो है कौमी असेंबली, क्या उनको चीफ जस्टिस कह सकते हैं कि आप ये काम करें और आप ये कमेटी बनानी है तो ये बनाएं? आइन के मुताबिक वो चल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बार बार, भाई बताएं आपने आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कब करवाना है। वो ये सारी बातें हो रही हैं। राइट, मैं एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से इमरान साहब भी कुछ कहना शायद पूछना चाह रहे हैं। मैं साबिर शाकिर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ब्रेक के बाद आके बताइए सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो क्यों
इस इदारे को गैर मुतनाज़ ही रखने के लिए फुल कोर्ट नहीं बना देते। इसमें भी कोई मजाका तो नहीं है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और आके वापस इस पे बात करते हैं। इस पे कुछ बात हुई भी है आज, चीफ जस्टिस साहब ने की भी है कि शायद इतना इजी नहीं होता, बाकी केसेस भी डिस्टर्ब होते हैं और कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन भी ये बात कहते हैं कि जब नए सिरे से कोई आइन की तशरीह की बात हो तो एक इज्तिमाई विजडम के लिए फुल कोर्ट बनाया जाता है, वरना जनरली अब ये तो एक क्लैरिटी वाला मामला है। लेकिन बहरहाल ये तो उनकी ओपिनियन है, इस पर फर्दर भी डिस्कशन कर लेते हैं। और कुछ कानून साजी भी हुई है, उसका इस सारे माहौल से क्या ताल्लुक है उस पर भी बात होगी। कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं आज ही। अजहर मशवानी साहब जो PTI के मिसिंग मेंबर थे वो घर वापस आ गए खैरियत से, और कुछ और भी मज़ीद खबरें हैं, इसके ऊपर बात करते हैं वापस आके ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही थी अदालत में जो सारा एक केस चल रहा है जिस पे सबकी नज़रें जमी हैं और उससे जुड़े क्या कानूनी हक़ाइक़ हैं उसका भी जायज़ा ले रहे हैं। इमरान साहब ने भी एक सवाल किया था। साबिर शाकिर साहब, आप अगर कोई शॉर्ट सा उसका आंसर करना चाहें तो फिर आप बता दें उन्हें कुछ, अगर आगे बढ़ना फिर मैं चौधरी साहब की तरफ चलती हूँ। जी सर। बात यह है इमरान याकूब साहब बहुत अच्छे हैं, शरारतें बहुत करते हैं और मसला ये है, सिंपल सी बात है कि ये प्रोग्राम समीना आप कर रही हैं, ये प्रोग्राम आपको दिया गया है और आपकी सवाबदीद है कि आप इस प्रोग्राम में किसको बुलाती हैं और किसको नहीं बुलाती। आपने सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, आपने पैमरा रूल्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। गेस्ट कौन होंगे, कंटेंट क्या होगा, अगर कोई बाहर से आके आपको ये डिक्टेट करे कि जनाब आपने आज गेस्ट ये बुलाना है, बोलना ये है, दिखाना ये है, ये इसी को हम आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी कहते हैं ना। इसी पे तो हम लड़ाई लड़ते हैं जब हम पे कदगने लगती हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, आज़ाद अदलिया का। अब अगर कोई ये कहे, ये रोज़ाना डिमांड होती है, जब कोशिश होती है कभी कभी के एक आम मुकदमात में भी हो जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में खासतौर पर, जी हमें आप पे एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, तो वो खुद फैसला करते हैं। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था। लेकिन बुनियादी बात क्या है, ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो है असूल की बात है। अगर एक दफ़ा इस असूल को तोड़ दिया गया, अगर अब मुल्जिमान, ये सारे पेटिशनर तो हैं जो दरख्वास्त गुजार हैं, वो मुद्दई हैं। वो मुद्दई किसके खिलाफ है? वो हुकूमत के खिलाफ है, उन किरदारों के खिलाफ है जो इलेक्शन नहीं करवा रहे। मुल्जिमान, उन पे इल्जाम है कि ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब मुल्जिमान ये कह रहे हैं कि हमारी पसंद की जुडिशरी होनी चाहिए, हमारी पसंद का बेंच होना चाहिए, हमारी पसंद के जज होने चाहिए, ये मुल्जिमान डिमांड कर रहे हैं। अब उसमें मुल्जिमान के साथ साथ अब मुजरिमान भी आ गए हैं। अब मुजरिमान बाहर बैठ के जो कि सजा याफ्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर इसको ट्रेंड बना दिया जाए, ट्रेंड सेट कर दिया जाए, तो फिर तो कभी कोई बेंच तश्कील ही ना पाए, हर कोई उस पे अगर फुल कोर्ट होगा तो मर्जी का तो नहीं होगा, उसमें तो ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान भी होंगे, वो तो सारे होंगे ना। लेकिन अगेन वही बात, इस पर हमने काफी डिस्कशन भी की है कि इंतजामी इमरान साहब जी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना, सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करना, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होली सोली इख्तियार है। बिल्कुल ठीक। इख्तियार को एक दफा अगर उस इख्तियार को तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी अजनबी की, एलियंस की एंट्री हो गई तो ये रिवायत बन जाएगी, तो फिर काम कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक है, ये इंतजामी मामला तो उनका इख्तियार है, लेकिन इस इख्तियार को भी चौधरी साहब अब चेंज करने की कोशिश की गई है और जो नए तरामीम लाई गई हैं। पहले तो मुझे इसकी कुछ थोड़ी सी प्लीज आप वजाहत भी दीजिएगा। कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि ये आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि आइन के तहत ही कोई सुप्रीम कोर्ट के जो ये रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उनको डिक्टेट किया जा सकता है या उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। आईनी तरमीम तो नहीं हुई, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये कानून साजी हमने की है और सदर साहब इसको अगर दस्तखत कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी दें कि इसमें क्या ये वाकई सदर साहब के दस्तखत से कानून बन जाएगा और फिर वही फॉलो करना पड़ेगा? आर्टिकल 175 है आईन पाकिस्तान का, जिसके तहत पाकिस्तान में जुडिशरी जो है वो उसका सेटअप होता है। आर्टिकल 175 में दो तरह की अदालतें हैं।
एक आईनी अदालतें हैं जिनको हम आला अदालतें कहते हैं, दूसरी जो हैं वो सबॉर्डिनेट या सानवी कानून साजी के साथ बनाई जाती हैं, उनको मातहत अदालतें कहा जाता है। जो आईनी अदालतें हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शामिल हैं और उनके इख्तियारात जो हैं वो आइन में दिए गए हैं। और इस तरह जो मातहत अदालतें हैं उनके इख्तियारात और उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए दी गई है। आइन के आर्टिकल 184 से 188 तक सुप्रीम कोर्ट को 5 इख्तियारात दिए गए हैं। 184 जो है वो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है जिसमें सोमोटो भी लिया जाता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन के केसेस भी सुने जाते हैं, और इसी तरह उनके पास अपील है, रिव्यू है। और आर्टिकल 191 के तहत ये आइन की मंशा है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ही इख्तियार है कि अपने प्रोसीजरल रूल वो बनाए। जो सिविल प्रोसीजर कोड है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ज़ाब्ता फौजदारी और ज़ाब्ता दीवानी का इतलाक ना हाई कोर्ट पे होता है ना सुप्रीम कोर्ट पे होता है। उनके अपने प्रोसीजर रूल्स हैं जो कि आइन के तहत बनाए जाते हैं। अब उसमें बेंचेस का बनाना भी है, उसमें केस की फिक्सेशन भी है और उसमें दूसरे मामलात भी हैं। अब इसमें एक और इशू है, आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंट्री 55, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकियों की जुरिस्डिक्शन तय कर सकती है। अच्छा, फेडरल। अब क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थी क्या इस पे? तो यही चैलेंज होगा फिर। इसका मतलब है जो आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं चौधरी साहब, इसका मतलब तो ये कि ये भी चैलेंज होगा कि ये तो आईनी तरमीम के बगैर हो ही नहीं सकता था कि रूल्स और प्रोसीजर्स सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट तय करे। बिल्कुल, जो आईनी तरमीम का जो जिक्र किया जाता है वो ये कहा जाता है कि अगर 184 जैसे सोमोटो इख्तियार के खिलाफ अपील होनी चाहिए, सोमोटो का इख्तियार रेगुलेट होना चाहिए, बेंचेस बनाने का भी मामला रेगुलेट होना चाहिए। लेकिन ये रेगुलेट तब तक नहीं हो सकता जब तक आइन में आप उन सेक्शन, उन आर्टिकल्स में तरमीम करके पार्लियामेंट को भी इख्तियार दें। क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो अपना इख्तियार पार्लियामेंट से नहीं आइन से डिराइव करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर ये कानून साजी भी अभी चैलेंज हो सकती है, प्रोसीजर है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे जरा मुख्तसरन ये बता दीजिए, आगे होगी और ये उड़ भी जाएगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो चौधरी साहब ये बताएं कि अब खान साहब ने भी ये इंदिया दिया है, उनका हमने जो खिताब भी सुना, जो वो मैसेज भी उन्होंने किया, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि वकला भी अब तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तो आगे आपको नजर आ रहा है कि अब ये जो अदालती बहरान है इससे भी अब कोई नई तहरीक जन्म लेने वाली है जिसमें वकला भी शामिल होने वाले हैं? देखिए, वकला जो है, एक लाहौर में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन किया गया है पिछले हफ्ते, वो उसमें लाहौर हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार जो कि बराह रास्त मुंतखब बॉडीज़ हैं, और डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, उनके जो लोग मेंबरान और उनके मुंतखब नुमाइंदगान, उन्होंने अपनी रेजोल्यूशन की है और उन्होंने मुल्क में वक्त पे आइन के मुताबिक जो इंतखाबात का तरीक़ेकार है उसके मुताबिक इंतखाब कराने की रेजोल्यूशन की है। चीफ जस्टिस के साथ उन्होंने ये भी, और दूसरे जजेस की जो हर्जा सराई है उसके खिलाफ भी उन्होंने उसको करारदाद की है। तो वकला जो हैं वो पार्टिसिपेट तो कर चुके हैं, और आज भी पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे गए हैं, मैं नहीं समझता, मेरी ओपिनियन है कि वो गैर जानबदार शायद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी चीफ जस्टिस साहब को ये कहा कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, फुल कोर्ट बेंच ना बनाएं, अगर नहीं होता तो फुल कोर्ट मीटिंग बुला के अपने मामलात, हाँ, फुल कोर्ट मीटिंग कर लें। और असल में जो रूल्स, ये जो काजी फाइज ईसा का 15 मार्च का वाला ऑर्डर आया है, इसमें उन्होंने लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ही मजाज है रूल्स बनाने की। तो ये जो कानून साजी की गई है, वैसे कानून साजी और वो पहले आई है, इनका फैसला बाद में आया है, लेकिन काफी चीजें मुमासलत हैं उसमें। चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं डिस्कशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। ठीक हो गया, चलिए जी देखते हैं ये अदालती बहरान अब आगे कैसे। लेकिन इमरान साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, पीटीआई को खुद हुकूमत बार बार कोई ना कोई जवाब नहीं फ्राहम कर देती कि वो तहरीक को एक नया मोड़ दे के, नया फेज दे के, नई शक्ल दे के फिर वो सड़कों पे आ जाए? अब जैसे ये अगर इल्तवा होता है इलेक्शन का, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होता, जिस भी सूरत हो कोई ऐसा ये क्राइसिस रहता है,
तो फिर एक उनको मूवमेंट का बहाना भी मिल जाएगा और हो सकता है उसमें वुकला भी इनके खिलाफ सड़कों पर हों। तो ये तो एक ऐसे लग रहा है कि क्राइसिस दर क्राइसिस खुद ही पैदा करती जा रही है। समीना देखें, बात ये है कि बाज़ औक़ात ना सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि रेत जैसे मुट्ठी से निकलती जाती है ना, फिसलती जाती है, चीज़ें आपके बस में नहीं रहती। तो मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत जो है उसके साथ भी वही वाला मामला है। वो जो भी करते हैं कोई चीज़ किसी तरह से भी उनके हाथ में आ नहीं रही। वो हर तरह से ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, मेन मकसद आज एक और अहम चीज़ निकल गई है हाथ से। पूछते मैं भी आगे साबिर साहब, मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो, इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाए ताकि इनको मौका मिल जाए, इनको वक्त मिल जाए। लेकिन मुझे ये जो वक्त गेन कर रहे हैं उस पे तो उल्टा मसले ही बन रहे हैं, उससे फायदा तो कोई हो नहीं है। मैं यही कह रहा था कि लेकिन उसका भी देखिए इनको उल्टा नुकसान ही हो रहा है। वुकला आए या ना आए, वुकला देखें शुरू से अगर आप देखें ना पाकिस्तान 75 साल से, तो वुकला और जर्नलिस्ट दोनों जो हैं ये हमेशा जमहूरियत के साथ और आम तौर पे एंटी गवर्नमेंट होते हैं, ये हुकूमतों के खिलाफ ही चलते हैं और अपोजिशन के साथ ही होते हैं। इमरान खान साहब का जो इस वक्त मामला है, इमरान खान साहब इस वक्त तो अपनी मकबूलियत के अरूज पे हैं। इस वक्त मकबूलियत उनकी ऐसी है कि ये तमाम सियासी जमातें उनका मुकाबला नहीं कर पा रही, लिहाजा ये हर तरह से उनको गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इससे इन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ये जो मर्जी कर दें, मोमेंटम उनका और बना रहता है, बल्कि उन्हें कोई ना कोई बहाना मिलता रहता है कि वो नए तरीके से उसको लेके चलते रहते। तहरीक साबिर साहब भी कुछ कह रहे, कुछ और भी हाथ से निकल गया। जी साबिर साहब, अब क्या निकल गया इनके हाथ से? आज एक तो फहद हुसैन साहब उनमें नहीं रहे, वो फहद हुसैन हम वापस आ गए हैं। अच्छा। एक अजहर मिशवानी साहब भी वापस आ गए, हसन न्याजी भी वापस आ गए। तो जो फहद हुसैन साहब का है ना, दोबारा साफी बन गए। हाँ, फहद हुसैन साहब का जरूर आप नोट करें कि अब वो किस मिशन पे आए हैं ये पूछना चाहिए। फिर तो वो मेरा ख्याल है कि उनको अंदाजा हो गया है कि किस मिशन पे आए थे और अब कहाँ गए। वो बता रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको मेरा अंदाजा है कि शायद उनको अंदाजा हो गया है कि अब उस कश्ती में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी से आप अपनी अगली मंजिल की तरफ चले। साबिर साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो एक जो टीवी चैनल है उसमें शायद वापस आ रहे हैं प्रेसिडेंट के तौर पे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो अब उस कश्ती में अगर कोई जान शान होती तो मेरा ख्याल है कि इंसान जहाँ बैठा हो पता होता है कि ये कितना इसकी यानी वो जो लोग कहते हैं साबिर साहब कि वो छलांगे मारना शुरू कर देते हैं लोग, तो वो वाली छलांग लग रही है आपको कि सिंकिंग शिप से लोग। मेरा अपना ख्याल है कि अब हमें वेलकम करना चाहिए। और यानी साबिर भाई दोबारा से गैर जानबदार होने जा रहे हैं भाई। ये हमारे यहाँ अभी और भी बहुत सारे साथी जो हैं वो आते जाते रहते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये काम नहीं करना चाहिए, जो काम है जिसका काम है वो उसी को करना चाहिए। तो ये लेकिन इसमें एक इशारा बहुत है। फहद हुसैन साहब बहरहाल वैसे नहीं छोड़ते जी बिला। लेकिन साबिर साहब, अच्छा आपकी खबर चूंकि बड़ी पक्की भी होती है और अंदर की भी, ये अब खबर आ रही है कल हुक्मरान इत्तेहाद बैठ रहा है फिर और आके दोबारा नई सिरे से कुछ प्लानिंग होगी, तो क्या ये भी एक पॉइंट कोई हो सकता है कि वाकई अब अगर सिचुएशन इस तरफ जा रही है तो ठीक है फिर एक साथ ही इंतखाबात करवा लें, या अभी भी लड़ाई के लिए कोई नए महाज तलाशे जाएंगे कि मजीद क्राइसिस को गंभीर कैसे करना है, तसादुम की तरफ ही जाने की प्लानिंग्स होंगी? अगर मुस्लिम लीग नवाज बहुत एक्सट्रीम जाने की कोशिश करेगी तो फिर PDM भी टूट जाएगा और हुक्मरान इत्तेहाद भी टूट जाएगा और इलेक्शन की तरफ ही चीजें जानी पड़ेगी। इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और इसलिए ये जो 3 दिन दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि अगर आपको इलेक्शन एक दिन करना है, क्योंकि इनकी डिमांड है ना कि एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएं, तो एक ही दिन इलेक्शन का तरीका सिर्फ एक ही है और वो ये है कि ये इलेक्शन तो 8 अक्टूबर तक नहीं जा सकते। ये निगरान सेटअप 6 महीने इसको लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता, इसकी तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जजमेंट देगी, ऑर्डर पास करेगी और वो सेक्रेटरी खजाना को इसलिए बुलाया है, सेक्रेटरी फाइनेंस को इसलिए बुलाया है कि वो फिर क्योंकि केयर टेकर सेटअप उस वक्त ये उसकी कोई लीगल नहीं हो, तो उसका एक ऑप्शन ये हो सकता है कि कौमी असेंबली पहले तो तहलील हो सकती है, उसमें तो आइन में कोई ममानियत नहीं है उसकी, फिर कोई ममानियत नहीं है किसी में भी
और ये कौमी असम्बली ने भी तहलील होना है और ये इलेक्शन होने ही होने हैं। इस इलेक्शन को रोकने के लिए जितने भी जतन किए जाएंगे वो पॉसिबल नहीं है और वो मुमकिन नहीं है। एक ही तरीका है कि माशाल्लाह खुदा ना खास्ता लगा दी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल यही बात आज चीफ जस्टिस ने भी कही। वक्त बड़ा कम रह गया, मैं जरा चौधरी साहब से एक दो चीजें फटाफट पूछ लूं। चौधरी साहब, एक तो मुख्तसरन मुझे बताइएगा, अजहर मशवानी साहब वापस आ गए हैं, पीटीआई के मिसिंग मेंबर, बड़ी परेशानी थी उनके हवाले से भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से वो वापस आए। तो कुछ उन्होंने शेयर किया है, वो किधर थे और क्या उन पे गुजरी, क्या वो बताते हैं? मैं समीना, मेरी उनसे मैंने जानबूझ के बात नहीं की है। अभी वो काफ़ी दिनों के बाद आए हैं अपनी फैमिली से रीयूनियन करने के लिए, और ये इतने दिन की जेल जो वो बहुत गुजरती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाहौर आऊँ और उनके साथ मिलूँ, ठीक, और फिर मैं कल के प्रोग्राम में आपको चले। अच्छा, दूसरा लेकिन साबिर भाई मशवानी को उठाया गया, गायब किया गया। साबिर भाई, एक अपने दोस्त की वापसी के हम भी मुंतजिर हैं। वो मेरा ख्याल है फैसल चौधरी साहब को पता है। हाँ ये तो वो इशारतों में ही गुफ्तगू, जब बैठे सब में रूबरू तो इशारतों में ही गुफ्तगू, वो बयान शौक का। और दूसरी समीना, मस्ट कांग्रेचुलेट अबू जर सलमान न्याजी फॉर जो उन्होंने 124A का काला कानून जो है उसको कालादम करार दिया। अच्छा, ये भी मौका इमरान साहब, साबिर साहब, अतर मिनल्ला साहब को भी ये मौका मिला, लेकिन उन्होंने इसको नहीं अवेल किया। इस्लामाबाद में शीरी मजारी साहब ने ये की थी, उन्होंने इसकी पिटीशन नहीं एक्सेप्ट की। शाहिद करीम साहब, जस्टिस शाहिद करीम साहब, उनके वालिद साहब जस्टिस चौधरी फजल करीम साहब भी जज रहे और है मेरे ज़िले से, तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने एक काले कानून का फैसला, बहुत अच्छा फैसला, जिसका तो हर एक ने क्रॉस द बोर्ड वैसे जिसका पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनते थे, सबने इसका खैर मकदम किया क्रॉस द बोर्ड। पैदा कर रहे हैं चौधरी साहब। नहीं साबिर साहब, वैसे आप पे तो कोई इसका 124 का तो नहीं था आपके ऊपर, मेरा ख्याल है कोई केस कि वो भी खत्म मेरे पे है जी। हैं? चलें फिर, मुबारक हो आपके लिए, तो बड़ा रिलीफ आ गया, तो कानून ही खत्म हो गया। चलें, होपफुली जी सबके लिए बेहतरी हो और अल्लाह करे कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए खैर की उम्मीद लाएं। ताकि साहब आप मौजूद रहे हमारे साथ प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।